सादर प्रणाम। देश की राजनीति की अगर हम बात करें तो बहुत से नेता ऐसे रहे जिन्होंने अलग अलग प्रदेशों में अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए और उस प्रदेश के लिए अपनी तरफ से अपना योगदान देते हुए देश की राजनीति में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। अगर हम देश की बात करें तो गुजरात एक ऐसा प्रदेश जहां से राजनीति का एक बड़ा केंद्र बिंदु निकलता है। आज अगर हम बात करें देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, गुजरात में रहते हुए 3 बार मुख्यमंत्री रहे। गुजरात को एक अलग पहचान देने के बाद देश में और विश्व पटल पे उसके बाद भारतीय राजनीति के अंदर केंद्र में सक्रिय हुए और प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए और लगातार तीसरी बार भारत की राजनीति में वो प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित है और निरंतर अपने विचारों को, भावों को, जन सेवा को समर्पित करते हुए देश की राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस विचारधारा के साथ कि उनका हर कार्य, हर कर्म जनता की सेवा को समर्पित है और जनता के विचारों और हितों को ध्यान रखकर समर्पित है। अगर हम बात करें उनके कार्यकाल की, जब वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के अंदर लगातार 3 बार, तो गुजरात के अंदर एक बहुत सारे ऐसे काम किए जिन्होंने देश की राजनीति के अंदर एक अलग पहचान बनाई और गुजरात मॉडल को फॉलो करने की बात हर जगह कही जाने लगी कि अगर किसी भी प्रदेश को आप आइडल मानकर उसको फॉलो करना चाहते हैं, उसके कार्यों को, उसकी समीक्षा करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि एक प्रदेश ने किस तरह से ग्रोथ की, तो गुजरात उसके लिए एक आइडल मॉडल बन चुका था। अब बात करते हैं अगर हम उसी प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की, जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में एक ऐसे नेता उनके साथ रहे, उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे, जो जमीन से जुड़े हुए थे, जिनका केवल एक मकसद और एक ध्येय था, समाज सेवा, और अपना जीवन पूर्ण रूप से उन्होंने जीवन सेवा और जनता को समर्पित रखा, सेवा भाव के साथ जनता को समर्पित रखा। एक धरातल से जुड़े हुए नेता। आज भी अगर हम बात करें तो आज भी उनका राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए लगातार जनता के बीच में बने हुए, किसानों के विशेष तौर पर हितकर माने जाते हैं। उनको पॉलिसीज को लेकर बात करें, लगातार उनके सुख दुख के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने, चाहे वो मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे तब, या आज बात करें जो वर्तमान में वो जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। 4 बार भारतीय सांसद रहे। सांसद के साथ में जब मोदी जी मुख्यमंत्री रहे तो उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे, कृषि सहकारिता मंत्री रहे। वर्तमान की अगर हम बात करें तो आज इफ्को के चेयरमैन है, एनसीयूआई के चेयरमैन, गुजको मेसोल के चेयरमैन, और अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर जब अमर डेयरी की स्थापना की गई तो उसके फाउंडर चेयरमैन के तौर पर उन्होंने इसकी शुरुआत की। आज भी लगातार बेहद सरलता के साथ, सेवा भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ भारतीय राजनीति के अंदर अपना योगदान देते हुए और लोगों के जीवन को प्रभावित करते हुए, विशेष तौर पर किसानों के जीवन को प्रभावित करते हुए, उनके लगातार समय समय पर अपना योगदान किसानों के जीवन में, सहकारिता विभाग के अंदर और भारतीय राजनीति के अंदर उनका जो योगदान है वो हमेशा जो है ना स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बेहद आदर के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे श्री दिलीप सिंघानिया जी का। सर बेहद नमस्कार, बहुत स्वागत है सर आपका। सर सबसे पहला सवाल जहन में आता है कि एक आदमी 4 बार सांसद रह लिया, भारतीय राजनीति के अंदर हर वो पद प्रतिष्ठा सब देख लिया, लेकिन उसके बाद भी इतना सरल धरातल से जुड़े रहना, ये कैसे कर पाते हैं सर? एक तो पद प्रतिष्ठा जो मिलती है लोगों की ओर से, जी सर, उनके कंधों पे बैठ के कहीं पद पे पहुंच सकते हैं, उनके स्वागत के हिसाब से प्रतिष्ठा मिलती है। यदि वहां कुछ कमी आई तो कितने भी ऊंचे होंगे वो धरातल अपने आप आ जाएंगे। जी। इनके साथ जुड़े होते हुए आप जो भी तरक्की करेंगे तो हमेशा वो बन के रहेगा। जी। तो मुझे ईश्वर की कृपा है, बचपन से प्राइमरी स्कूल में भी विद्यार्थी का नेतृत्व करता था क्लास में। जी सर। हाई स्कूल में पूरी हाई स्कूल का और कॉलेज में पूरी कॉलेज का वो सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में भी हमने काम भी किया है। जी सर। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में इमरजेंसी में जब कटौकटी आई तब साबरमती जेल में लंबे समय तक बड़े नेतृत्व के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त मिला। मैं जेल को सौभाग्य मानता हूँ क्योंकि इतने बड़े नेताओं के साथ रहने का सौभाग्य इतने लंबे समय तक वैसे मिलना तो मुश्किल रहती। तो जेल के अंदर से कई पाठ सीखने भी मिले। तो ये सब मिला के आज भी हम जब
दिल्ली से या बाहर से जब मेरे क्षेत्र अमरेली में जाता हूँ तो हमारे पुराने दोस्तों के साथ जो बेंचेज होती है एमएलए की, एमपी की, बाहर जो वहाँ शाम को जो बैठते हैं तो कभी कभी कोई इसका फोटो लेके जब ट्वीट करता या रखते तो बाहर से उनको पूछते एक रियली चेयरमैन जी को बैठे आपके साथ बेंचों पे, जो गुजरात में बाखड़ा बोलते हैं। तो वो भी एक मजा और है पुराने दोस्तों के साथ धरती में नीचे बैठ के उनके साथ नाश्ता करना, जो सीजन है उनके फ्रूट खाना, उनकी एक मजा और होती है। आपने सर एक बड़ी अच्छी बात कही कि आपने बताया कि जब इमरजेंसी का टाइम रहे उस टाइम में आप जेल में रहे और बड़े दिग्गज नेताओं के साथ रहे। और भारतीय राजनीति में कहते हैं कि एक बात बड़ी प्रचलित है कि अगर आपने बड़ा नेता बनना है, जनता के दिलों में जगह बनानी है, तो अगर आप जेल काट भी आए उस समय पर जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए, तो आपने, आप कहते हैं ना कि आप भारतीय राजनीति के अंदर आपने अपना नाम लिखवा लिया क्योंकि आप उनके हितों की लड़ाई लड़ते हुए जेल की यात्रा करके आए हैं। तो अगर हम बात करें सर आपके शुरुआती समय की, अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में अगर मैं अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहूँगा कि जो शुरुआती तौर पे आपका इंटरेस्ट था, जैसे आपने बताया कि आप स्कूल में भी थे, तो जब उस टाइम पे मेरे तो आपका इंटरेस्ट रहा, विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव रहा, तो राजनीति में आप स्वेच्छा से आना चाहते थे या कई बार होता है कि एक परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई? तो राजनीति की जो शुरुआती समय था वो किस तरह से हुआ, रुझान कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई राजनीतिक दौर की सर? वैसे हाई स्कूल में पढ़ते थे तब। जी सर। तो वहाँ कई बाहुबली जो होते हैं उनका गुट होता है। जी सर। और उनके हाई स्कूल के प्रेसिडेंट यूनियन के एक ही ग्रुप के आते थे। किसी हमारे दोस्त ने या किसी ने मजाक मजाक में बाहुबली ग्रुप को बता दिया, हम स्कूल छुट्टी में जा रहे थे, कल चुनाव में आपके सामने एक खड़ा रहने वाला है मेरे सामने। जी। तो 10-12 लोगों ने मुझे आके घेरा, कल तो उनके सामने चुनाव लड़ेगा? नहीं, मुझे पता नहीं। अरे झूठ क्या बोले, क्या पता होता है उनके सामने लड़े क्या रिजल्ट आता है, ये होगा। धमकाया मुझे। तो जो धमकाया तो अंदर से आवाज उठी कि डरना तो नहीं चाहिए, लड़ना अलग बात है, लड़ लेना चाहिए। तो हम चुनाव लड़े। हमारे उनकी इतनी धाक थी, पहले चुनाव में हमारे साथीदार भी घबराए हुए थे, तो हम चुनाव जीते नहीं। लेकिन उनके बाद झगड़ा शुरू हुआ, पूरी साल यात्रा शुरू हो गई। पूरी साल स्कूल में पुलिस के 2 व्हीकल आते थे, बड़े बड़े स्टूडेंट के 2 ग्रुप में बांट गए थे। जब छूटती थी तो दोनों गुट को साथ पुलिस घर तक वैसे जाती थी, ऐसी स्थिति साल भर। दूसरी साल में यूनानिमस हो गया, हाई स्कूल का नेतृत्व किया। फिर कॉलेज में जब गया तो मैं तो साइंस का स्टूडेंट था जी। मैं और पुरुषोत्तम भाई रूपाला जो केंद्रीय मंत्री थे, प्राइमरी स्कूल से एक ही क्लास में पढ़ते थे जी। हम दोनों साइंस में दाखिल हुए, पुरानी एसएससी जो थी। और 20-25 दिन के अंदर जब कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी का चुनाव आया तो मैंने बोला मुझे चुनाव लड़ना है। तो हमारे विद्यार्थी काल के नेता जो थे हमारे, उन्होंने बोला कि साइंस में तो उम्मीदवार फिक्स हो गए हैं, कैंडिडेट तय है, आर्ट्स में खाली है, वहाँ भी तय नहीं हुआ। तो मेरी साइंस कॉलेज से हम चेंज होके आर्ट्स में चले गए, वहाँ चुनाव लड़ा और वहीं से विद्यार्थी काल का नेतृत्व शुरू हुआ। उसी दिनों में इमरजेंसी आई तो उनके सामने हमने आंदोलन किया, एक बड़ा जुलूस निकाला कटोकटी के इमरजेंसी के खिलाफ। तो बाद में जब हमारी एग्जाम पूरी होने के बाद हम साबरमती जेल में गए। उसी टाइम जब आंदोलन हम सरघस निकाला तब तो बाबू भाई जसभाई पटेल जनता दल की सरकार थी, उन्होंने पकड़ा नहीं। कटोकटी के खिलाफ हमारा आंदोलन था। जैसे उनकी सरकार गिरी तुरंत हमको साबरमती भेजा गया। तो काफी समय तक शीर्ष नेतृत्व वही था, उसके साथ रहना हुआ। तो विद्यार्थी काल का नेतृत्व को वो रंग मिल गया। तो उस समय उनसे जुड़ाव भी हुआ और फिर
ये कहते हैं ना कि एक आप जब उस तरह के लोगों के साथ रहते हो, आप प्रेरित भी उनसे, प्रेरणा भी उनसे लेते हो, क्योंकि उन्हीं उसी माहौल में रह रहे हो आप। जी, आपके सर अगर हम कार्यकाल की बात करें, आपके रुझान की बात करें, या सहकारिता विभाग में आपका विशेष तौर पर काफी योगदान रहा, एक ऐसा योगदान रहा जो मुझे लगता है कि न केवल आज बल्कि आने वाले समय तक भी जो लोग इस विभाग में काम करेंगे, इसमें रुझान रखेंगे, वो आपके योगदान से मार्गदर्शन लेते हुए लगातार उसमें अपना आगे काम करेंगे। सहकारिता विभाग के अंदर अगर आपका शुरुआती बात करें तो वो किस तरह से आपका क्या कार्यकाल रहा, क्या रुझान रहा? वैसे सहकारिता मेरे डीएन में होगा जी, ऐसा लगता है, इसलिए जी, मैं अमरेली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन आज भी हूँ। जी, जी सर। लेकिन 15 साल पहले उनका 100 साल पूरा हुआ, मोदी जी सीएम थे, इस कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था। जी सर। तो 100 साल का पुराना रिकॉर्ड जितना था हम निकाल रहे थे बैंक से। आज तक क्या क्या काम हुआ, कैसे कैसे उसकी कैसे कौन कौन रहे, जी जी जी, लीडर किस जी, परिवार से रहे, जी, तो उन सबको जो यहाँ थे उनको परिवार से बुला हाँ, के फंक्शन में सम्मान करने के। जी, तब मैंने देखा जो एनुअल रिपोर्ट था एक पुराना, इनमें मेरे दादा जो डायरेक्टर रहे, तो मेरे फादर के फादर अमरेली बैंक के, अमरेली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। जी जी, तब मैं गौरव हुआ कि मेरे दादा भी इसमें, मुझे पता नहीं था क्योंकि अच्छा, फिर उसी दिन मेरा जन्म जी, हुआ होगा तो भी 1-2 साल का होगा। है। तो वो लगातार पहले चेयरमैन मोहन पापा थे उनके साथ, उनके बाद डीएम पटेल का पटेल थे। तो आपकी बात सही है उनके कि वो साथ डीएनए में ही होगा तो अपने आप तो और उन्होंने ही मेरी गांव की सोसाइटी, प्राइमरी सोसाइटी का फाउंडर चेयरमैन थे मेरे दादा। तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ जी होगा। जी जी, तो उनके बाद इंटरेस्ट रहता था, तो मेरे फादर भी बाद कोऑपरेटिव लोकल काम करते थे, लेकिन बड़ी सोसाइटी सब हम देखते रहते थे। तो मेरा प्रवेश जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मेरा गांव तो मालीला है अमरेली से, मेरी सोसाइटी अवर्ग में नहीं थी, इनकी वजह से वहां से चुनाव नहीं लड़ते थे जी। चित्तल, मेरा फादर से बड़ा भाई, मेरे दादा भी रहते थे, मैं वहाँ पढ़ाई भी किया जी। वहाँ की सोसाइटी अच्छी थी, लाया भाई हिरानी, लाया बापा के नाम से जानते थे जी। उन्होंने मुझे वहाँ उनकी सोसाइटी बुला के उनकी एजुकेटिव कमेटी में खुद ने रिजाइन करके मुझे दाखिल किया। और उनके पहले जिला परिषद का चुनाव था 78 में, तो लोकल पॉलिटिक्स में आमने सामने हम थे। हमारी युवावस्था में हमारे दोस्तों ने वहाँ तूफान हुआ, डाया बाबा का सिर तोड़ा था। मेरे गुट वाले थे तो मैं इनमें से छूट नहीं सकता जी। मैं नहीं था, वो आज कहने में कोई दिक्कत नहीं होता तो, लेकिन 307 तक हमारे पर आरोप लगे जी। वो हॉस्पिटल रहे काफी टाइम, उसके बाद छूटे। फिर चित्तल में एक फंक्शन हुआ युवक मंडल का, तो मुझे इन्विटेशन मिला, मैं जिला युवक संघ का प्रमुख था वहाँ चित्तल युवक मंडल जी। तो ऐसे क्षेत्र में था वहां जाने से डाय बापा पर हमला करना, और इतनी उनकी पकड़ थी, दिक्कत आती। फिर भी मैंने सोचा जो भी हो, इन्विटेशन है और जिला का अध्यक्ष को मुझे जाना चाहिए जी। तो गए तो थोड़े युवा हिले, लेकिन डाय बापा ने इशारा कुछ किया, सब बैठ के मुझे सम्मान दिया, भाषण करने का मौका दिया। और फंक्शन पूरा हो, बोले जवान जाना नहीं है, खाना खा के चलना है। फिर लंच पे बैठे, आमने सामने नीचे बैठते थे, तो आज टेबल नहीं थे आज की तरह जी। तब उन्होंने जो बताया, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। जवान, तूने मेरा माथा तोड़ा, लेकिन इस जिले में मुझे कोई और माथा नहीं दिखाई देता है, तुम्हारा माथा में अकबंद रखना है, इसलिए हम आपको बुलाया है, आपका संरक्षण करना है, आपको मदद करनी है। और इसी लाए बापा ने अपना डिजाइन कारोबारी में देखते हुए इसी जगह पे मुझे रख के चुनाव लड़ाया, कोऑपरेटिव पहला चुनाव, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल का।
इसलिए ये कायम याद है, जिसके सामने इतना हुआ है वो खुद बोले कि इस जिले में तुम्हारे सिवा कोई और लीडरशिप लेने वाला नहीं है, दिखाई नहीं देता है, तो आपका हमारे संरक्षण करना है, आप मेरी जगह पे लड़िए। तो इस तरह से हमारी सहकारिता की राजनीति में डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रवेश हुआ। बहुत बढ़िया। आपका सर जो अमरेली बैंक का जब शुरुआती तौर में आप जब रहे और आपका कार्यकाल रहा, आपने बड़ी ऐसी योजनाएं भी लागू की थी जो उसके बाद मुझे लगता है वो रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी योजनाएं थी, जो उसके बाद पूरे देश में अलग अलग राज्यों के अंदर, जिससे बाकी स्टेट्स ने भी उदाहरण लिया और उसको फिर लागू किया। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं थी जो आपके कार्यकाल में आपने उस समय लागू की और बाद में फिर देश में बाकी राज्यों ने अनुसरण किया? 95 में जी सर, बैंक का चेयरमैन स्वर्गत द्वारकाधीश पटेल जो पहले चेयरमैन थे, जी सर, उन्होंने मुझे आशीर्वाद देके बनाया। उनकी हिस्ट्री भी कहूँ तो वो भी 40 साल तक इस बैंक के चेयरमैन जो है, और गुजरात में इमरजेंसी के बाद एक ही सीट कांग्रेस की आई थी, 26 में से 25 सीट जनता दल की थी। तब एक कांग्रेस की सीट जो आई थी वो द्वारकादास पटेल की थी, वो बैंक के चेयरमैन रहे, जिला परिषद के अध्यक्ष रहे, बहुत बड़े लीडर थे। मैं कॉलेज स्टडी करके उनके पास नौकरी के लिए गया कि मुझे नौकरी चाहिए जी। तो बोले कि तुम्हारे जैसे तूफानी को मैं नौकरी दूं तो मेरे मैनेजर की ताकत है, तुमको कोई काम बता पाएगा, तुम लोन ले जाओ, बिजनेस करो, जब मौका आएगा तब तुम्हारी शक्ति का हम उपयोग करेंगे। इस समय में हमें 20,000 की लोन दी, हमने हीरा का कारखाना शुरू किया था, बड़े भाई ने और सब मिलके वो चलाया जी, कंस्ट्रक्शन का काम किया, पॉलिटिक्स में प्रवेश हुआ। ये सब चलते चलते वो पॉलिटिकल लोकल पॉलिटिक्स में वो चेयरमैन मिट गए थे कांग्रेस वालों की इंटरनल। फिर केशुभाई पटेल जब सीएम बने, मैं और रूपाला जी दोनों जी द्वारकादास पटेल के घर गए, बोला कि आप अब चेयरमैन बन सकते हैं, हमारी सरकार है, हम मदद करेंगे। तो बोला नहीं, हमने रिटायर्ड हो चुके हैं, तब आप चेयरमैन बने। उनकी बीसी को बुलाया, उनकी बेटी को बुलाया, मुझे मिठाई खिलाया, तिलक करवाया, बोला कब तुम मेरे वारिसदार, आप संभालो। और बाद में दूसरे दिन चुनाव जो था वो खुद आए और मुझे चेयरमैन बनाया। वो फर्स्ट बोर्ड में ही एक बरवाला ब्रांच गांव की थी, बंद करने की प्रस्ताव आया कि उसको बंद करना है। वहाँ ब्रांचेस जो 21 ब्रांच थी, इनमें एक बंद करनी थी, बंद करनी जी। तो मैंने बोला कि भाई आज पहले बोर्ड है मेरा, कम से कम बंद करो ना मत करो, अभी रखो, हम स्टडी करेंगे बाद में किसी बिल्कुल। तो हमने बंद नहीं किया, उनको चालू रखा। बाद में हमने पूरा ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा, किस कारण से बंद हो रहा है ये, प्रस्तावित क्यों है बंद करना, सफल होना है तो क्या अच्छा करेंगे वो हम सोच सकते हैं, लेकिन क्या बुरा या क्या आलोचना, क्या या गलत तो होता है, वो नहीं हो दोबारा, क्या करना है। तो ऑडिट रिपोर्ट में होता है सब कुछ जी। तो पूरा ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा, सावधानी कहाँ रखनी चाहिए जी, उनके बाद काम शुरू किया। आज मुझे गौरव है, जो बंद करने की बात थी एक ब्रांच को उस समय, उनमें से आज हमारे 21 ब्रांच थी, आज हमारे 71 ब्रांचेस हैं जिले में। मैं बीजेपी की ओर से यंग पॉलिटिशियन काउंसिल के माध्यम से एक्सचेंज होता है, यूएसए गया था, लोन जी ने मुझे उस टाइम भेजा था बीजेपी की ओर से, बाकी के पार्टी के भी थे। तब मैंने वहाँ क्रेडिट कार्ड देखा था, तब सोच रहा था कि अपने देश में ऐसा क्या आएगा, फिर सोचा कि अपने देश में आए ना आए, मैं भी एक बैंक का चेयरमैन हो चुका हूँ, तो मैं वहाँ प्रयोग करूँ। आज भी देखेंगे तो 95-96 का मेरा जो बोर्ड है, इनमें किसान क्रेडिट कार्ड नाम से हमने प्रस्ताव किया शुरू करने के लिए। बिल्कुल, मैं एमपी था तो नरसिंह राव की सरकार थी, मैंने उनको लिखा ऐसा होना चाहिए जी। वो उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरी फर्स्ट टर्म थी, सेकंड टर्म में भी लिखा नहीं हुआ,
थर्ड टर्म में लिखा नहीं हुआ, फोर्थ टर्म में अटल जी पीएम बन चुके थे तब लिखा। मैं लिखता रहता, जो प्रश्न हल ना हो तब तक उनके पीछे पूरा देता हूँ। तो अटल जी ने उसी टाइम 50,000 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए, मेरा ₹1,00,000 का क्रेडिट कार्ड था। तो शुरू में सिर्फ अमरेली में जो विचार हमने बोया वो पूरे देश में, वो पूरे देश में अटल जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे में पहली टर्म में बैंक की में बोर्ड था, तो इसी दिनों में एक फाइल आई, साहब ये 3 साल ये कर्मचारी का हो चुका है, तो उनको मकान के लिए लोन चाहिए और रूल्स के अनुसार 3 साल के बाद दे सकते हैं। तो मैंने पूछा किसान के बेटे को या किसान को मकान बना के लोन चाहिए तो हम दे सकते हैं? तो नहीं, ऐसा तो रूल्स नहीं है। मैं ये अधिकारी को हम लोन देंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 साल में कर्मचारी नौकरी करने से उनको लोन मिलता है। 3 पीढ़ी से बाप दादा की जमीन उनके नाम से आती है, उनको नहीं दे सकते, कैसा न्याय है? तो किसको, हाँ क्यों, किसको देंगे फिर जबकि जमीन उनकी है? फिर पॉलिसी बनाई सर कि कोई भी किसान मकान बनाने के लिए लोन मांगेगा तो घर गुजराती में नाम से स्कीम बना के। ये किस नाम से बताया सर आपने? हाँ, स्कीम का नाम घर। अच्छा जी, खुद का मकान जी, गुजराती में घर। क्या बात जी। ये नाम से हमने प्रस्ताव करके स्कीम बना के किसानों को लोन देने का शुरू किया। क्या बात। और मैं फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में लिखता रहा, जैसे क्रेडिट कार्ड का था ऐसे इनमें हुआ। मेरी चौथी टर्म में अटल जी आए तब उनका हम लिख रहे हुआ और पूरे देश में लागू हुआ। पूरे देश में बिल्कुल नहीं था किसानों को लोन, नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल। और आज भी किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो मुझे लगता है कि वो किसान आज भी उस सबसे वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी स्टेप्स था किसान क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले देश में हमने हमारा प्रस्ताव देखेंगे तो 95 में मिलेगा एज इट इज शब्द, और एज इट इज यहाँ। लेकिन मुझे लगता है किसानों को भी और सबको जानकारी भी होनी चाहिए कि श्री आदरणीय श्री दिलीप सिंघानी जी के एक वो बोलते हैं ना कि एक विचार। और दूसरा वैसे ही एक्सीडेंट क्लेम, यदि कोई किसान खेत में काम करते हुए कोई एक्सीडेंट कैजुअलिटी हो जाती है, हाँ, तो उनको कुछ नहीं मिलता था। तो ये सबसे पहले एक्सीडेंट क्लेम के लिए योजना भी हमने बनाई। 1,00,000 का हमने बनाया था। फिर पहले टर्म से हिस्ट्री थी, वैसे चौथी टर्म में अटल जी ने वो स्वीकार किया पूरे देश के लिए। तब हमने एक आगे बढ़ गए थे हम जब एक जगह गए मेरे क्षेत्र में, तो एक युवक की डेथ हुई थी, तो उनके घर गए। उनके फादर थे, एक ही बेटा था, उनको एक छोटा बेटा था। तो सब बोले बाबा को एक्सीडेंट क्लेम मिलेगा? मैंने बोला जमीन किसके नाम पे? कि पापा के नाम पे। तो तब ऐसा था कि जिसके नाम पे जमीन हो उनको ही क्लेम मिलता था। तो जो काम करने वाले तो युवा होते हैं, खेत में जाएंगे या कहीं दादा तो घर पे और जमीन के, तो उनको क्लेम नहीं मिला, हमें दुख हुआ। फिर हमने बोर्ड बुलाया, हमने पॉलिसी चेंज किया। घर में 18 साल के बड़े कोई भी होगा, महिला हो पुरुष हो, कोई भी हो, और किसी का भी डेथ हो तो उनको क्लेम मिलेगा। तो वो लागू किया सरकार को, तो जिसके नाम में था इनको ही मिलती थी और किसी को नहीं, उन्होंने वो चेंज कर लिया। मोदी जी की सरकार में जब हम मंत्री बने जी, तब हमने गुजरात में मोदी जी के नेतृत्व में एक स्कीम लागू किया कि कोई भी किसान को 18 साल से ऊपर का, पहले सिर्फ अमरेली डिस्ट्रिक्ट बैंक में था, लेकिन सरकार में बैठने के बाद पूरे गुजरात में इसकी कानून से लागू हो गई। कोई भी फिर और किस्सा हुआ, एक दफा हमारे क्षेत्र से किसी मजदूर जो गुजरात से आते हैं आदिवासी क्षेत्र जी, उनकी डेथ हुई। तो किसान लोग रियली काम करते हैं, तो उनके घर उनकी बॉडी लेके गए, तो वहाँ उनको घेर दिया। तो उनको जान के जो कि मुझे फोन आया, मैंने एसपी को फोन किया
तो बच्चा के बाहर तो निकाला, हम्म, फिर हमने पॉलिसी चेंज किया और खेत में काम करने वाले मजदूर, उनके पार्टनर, किराए से जो भी कोई काम करेगा, इस सबको इंश्योरेंस से दायरे में ले जाएगा, मिलेगा। तो उनको भी हमने ले लिया। आज भी देश में एकमात्र अम्ब्रेला डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ ये है, और कई देश भर में नहीं है, क्योंकि सिर्फ किसान के लिए है, मजदूर के लिए सिर्फ हमारे वहाँ ही है। मजदूर के लिए अभी भी सिर्फ अभी भी हमारे वहाँ पे है। मजदूर हो, पार्टनर हो, जमीन में किराए से लिया हो, किसी खेत के काम में जो किसी की भी डेथ हो जी, तो इनको इंश्योरेंस मिलेगा। तो अलग अलग स्कीम हमने वैसे। लेकिन एक बात आपने सर, आपने जो बात बोली कि भाई आपने 3 टर्म में आपने कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी उनको प्रस्ताव देते रहे, लेकिन उन्होंने अप्रूव नहीं किया। आखिरकार अटल जी जब आए प्रधानमंत्री के तब तो उसके बाद केंद्र में उसका अप्रूवल मिला। जी, तो ऐसा क्या कारण रहा कि उनको ये स्कीम समझ नहीं आई, जबकि ये डायरेक्टली किसानों के और उनके वेलफेयर की स्कीम थी? तो कारण क्या था कि सिर्फ इस वजह से कि दूसरी पार्टी के चलते बस एक और तो उनको विचार होता अच्छा काम करने का, तो कांग्रेस की हाल कैसी थी होती नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसी मांग जब आई किसानों की दिक्कत के लिए, तो लाठीचार्ज किया है, गोले दिलवाए हैं, फायरिंग करके किसानों को जमीन पे डाले हुए। वो कांग्रेस में गुजरात में काफी ऐसे, नरेंद्र भाई ने 3 दफा ये जो सीएम रहा, एक बार लाठीचार्ज नहीं हुआ, एक बार फायरिंग नहीं हुआ, किसानों पर कुछ भी नहीं हुआ। तो इतना डिफरेंस था, किसानों को तो भी आंदोलन होता था, पहले भी होता था। तो उनका प्रश्न सुलझाने में मोदी जी का काम कर रही थी, और वो लाठी से दबाने के काम कर रही थी। उनकी वजह से उनकी स्थिति 30 साल से तो है। आपको सर जब उस समय ये कार्यकाल रहा, क्योंकि आप उस समय गुजरात में रहे, तो आपने अमर डेयरी की स्थापना भी, आप फाउंडिंग चेयरमैन रहे। अमर डेयरी की स्थापना जब आपने की तो उसके पीछे आपका क्या नैरेटिव, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या मकसद और ध्येय लेकर आपने उसकी स्थापना? जब अमर डेयरी की हमने स्थापना की तब मैं 4 टर्म पार्लियामेंट रह चुका था जी। चुनाव में हार चुका था एक, 4 चुनाव के बाद जी। तब हम बैठे सोचा कि हमने जिले ने हमें इतना समर्थन दिया, 3 दफा विधानसभा, मंत्री पद, सब कुछ दिया, हमने क्या दिया? तो हम सोचते थे कि हमने किसी को दार करवा दिया, रोड बनवा दिया, स्कूल कमरे बना दिया, कुछ इंडिविजुअल जो बेनिफिट हुआ है, जो भी वो कर दिया, जो सहूलियत प्रोवाइड की। परवेल जिले की दिक्कत है, इनके लिए हमने क्या किया? तो क्या चाहिए? तो रोजगारी, तो रोजगार के लिए हमने क्या किया? तो रोजगार का कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। एमपी था तो हमने हमारे समुद्र तट पे जो सीमेंट प्लांट आया सब किया, लेकिन वो कोने में था, पूरे जिले को नहीं मिल रहा था जी। तो हमने सोचा क्या होना चाहिए। रूपाला जी और हम दोनों बैठे थे, तो भी उन्होंने भी कहा कि एक प्रोजेक्ट तो आप इतना करना चाहिए, सिर्फ आपके नाम पे ही रहा है, कि कभी भी कोई उल्लेख हुआ तो दिलीप संघानी ने किया है, ऐसा आप सोचो करो। तो हमने सोचा, तो आखिर में रोजगारी के लिए डेयरी उद्योग ऐसा था जी। कि घर गांव में घर न हो, सीम में खेत न हो, फिर भी रोजगार बिल्कुल। तो एक पशुपालन, हम बैंक का चेयरमैन थे, तो हमने डिक्लेयर किया किसी को भी पशु के लिए लोन चाहिए तो हम लोन देंगे। तो डेयरी में दूध भरेगा तो सुबह भरे तो पैसा मिल जाएगा तुरंत। इतना स्पीडी कोई उद्योग नहीं है, बिल्कुल इन चीज का कोई स्पीडी उद्योग नहीं है। आप पशु परचेज करो, दूसरे दिन इनकी इनकम शुरू है, बिल्कुल। तो ये सोच के हमने डेयरी बनाने की तय किया। लेकिन इसकी इस समय मंजूरी दे तो मैं एक और बात भी कर लूं जी। देश भर में अमूल का फाउंडर चेयरमैन कौन जो पूछते हैं, तो आज तक तो दिल्ली में मुझे सबने गलत जवाब दिया था जी। अमूल का फुल फॉर्म क्या, तो भी पूरे को पता नहीं था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। जी जी प्लीज सर। अमूल का फाउंडर चेयरमैन थे त्रिभुवन दास पटेल जी। सरदार पटेल की सूचना आजादी जब आई तो उनकी सूचना के बाद उन्होंने मेरी फाउंडेशन किया जी। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद जो गांव है ना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड मिल्क यूनियन यू लिमिटेड, अमूल। तो अमूल नाम उनका जो रजिस्टर हुआ है
वो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड उसी दिनों में, ये इसका फुल फॉर्म ये फुल फॉर्म। अब डिस्ट्रिक्ट आज़ादी जो चेंजेज हुआ तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो वही अमूल है। तो उनके प्रथम चेयरमैन थे त्रिभुवन दास पटेल, जो सरदार पटेल की मार्गदर्शन में हुआ। जी। थोड़ा समय जाने के बाद फिर वो सरदार पटेल के बाद हमारे पास कोई एक्सपोर्ट नहीं है, तो थोड़ी दिक्कतें हुई। कोई हो तो इसी दिनों में 2 विदेश से स्टडी करके आए थे, एक मिस्टर कुरियन, वर्गीस कुरियन, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये 2 लोग विदेश से उस समय स्टडीज करके वापस आए थे। वो थे मिल्क इंजीनियर जी, MS दलाया जी, तो जो दूसरे व्यक्ति थे। हाँ जी, वो मिल्क इंजीनियर थे जी। तो दोनों को वहाँ भेजा उन्होंने। तो वो सेक्रेटरी बने कुरियन, और वो हेड बने मिल्क डिपार्टमेंट के, फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियर थे इसलिए। जी। तो दुनिया में सबसे पहले दूध जो है वो शॉर्ट टाइम में बिगड़ जाता है, लंबे टाइम में बिगड़ना उनकी और आइटम में बनाने का कोई संशोधन किया, तो हमें दलाया ने किया कि उसकी लॉन्गेटिविटी बनी रहे, लंबे समय तक खराब ना हो। हाँ, तो उन्होंने संशोधन किया। जी। इसी स्थिति में वो लंबा चला। आज भी सब मानते हैं कि त्रिभुवन पटेल का नाम तो मोदी साहब की सरकार में भाई ने प्रस्ताव रख के कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी उनके नाम से बनाई, तो पता चला कि त्रिभुवन पटेल अमूल का फाउंडर चेयरमैन है। कोई आज तक तो पता ही नहीं था देश दुनिया को कि उनके रियल चेयरमैन। लेकिन उसी दिनों में, आज भी उसी दिनों में, जो धर्म या दूत या कुछ भी कहो, जो कुरियन इसी संप्रदाय से थे, इनकी वजह से सबने उनको ही उठाया, त्रिभुवन पटेल को नहीं उठाया। दूसरा, त्रिभुवन पटेल सरदार पटेल का साथी था, इसलिए कांग्रेस ने उनका नामो निशान कहीं नहीं उल्लेख किया। उनको हाईलाइट ने नाम ऊपर नहीं आने दिया, सेक्रेटरी के नाम से सब चढ़ा दिया। वो था कि उनको माइलेज ना मिल जाए। हाँ, तो हमने वही सोच के रोजगारी पूरी वो दे रहे, तो ये हम डेयरी खोलेंगे अमरेली की रोजगारी के लिए। जी, जी, जी। किसानों का जिला है जी। तो हमने कोशिश की। तो पहले एक शुगर फैक्ट्री हुई थी, सफल नहीं हुई, तो कोई सोसाइटी ने पैसे शेयर के रूप में देने के लिए तैयार नहीं था। जी। तो मैं बैंक का चेयरमैन था। जी। हमने AGM में प्रस्ताव लाया कि सोशल ऑब्लिगेशन के हिसाब से बैंक कोऑपरेटिव के माध्यम से डेयरी स्थापना करे। जो सोसाइटी इनमें पैसा देगी शेयर के रूप में, उनको इंश्योरेंस देती है बैंक, हर साल 10% रिडम्पशन के रूप में इस सोसाइटी को वापस देगा। ओके। तो उनका पैसा सेफ हो गया। हाँ। और डेयरी में उनका शेयर सेफ रहेगा। शेयर सेफ रहेगा, बिल्कुल। तो 2 गुना वैसे भी फायदा। हाँ जी। तो इस हिसाब से हमने प्रस्ताव किया बैंक से। और डेयरी जब तक अपने आप शुरू न हो जाए, तब तक जो भी खर्च आएगा, जब तक वो उस लेवल पे ना आ जाए कि अपने आप इनकम और सारा जनरेट करने लग जाए, तब तक उनका खर्च बैंक उठेगा। तो उनका स्टाफ, उनकी ऑफिस, उनका सब रिकरिंग एक्सपेंसेस है रूटीन के, लगभग 3 साल तक बैंक तक चलाया। डेयरी आज तो इतनी बड़ी अच्छी तरह से चलने लगी। तो देश में मैं मानता हूँ सोशल ऑब्लिगेशन के रूप में जी, यदि एक संस्था दूसरी संस्था बड़ी खड़ी करे, बिल्कुल ऐसा कोई उदाहरण होगा, बहुत बड़ी बात तो है। अमरेली डिस्ट्रिक्ट बैंक से अमर डेयरी क्यों नाम, वो भी नाम कैसे आया जी? तो अमरेली, उनका सरकार में पुलिस जो होती है ना, यहाँ 3 सभी जगह लिखा होता है, तो AMR या पुलिस में लिखा होता है। अमरेली का शॉर्ट नेम स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है, इनके पीछे लिखा होता है। अमरेली डिवीजन होता है ना, AMR लिखा होता है। तो मैंने अमरेली की सुबह तो इनमें आती है गवर्नमेंट, तो AMR, तो उनका गुजराती किया AMR अमर। हाँ। तो मैंने अमर डेयरी रख दिया। क्या बात। आज आपने, मुझे लगता है पहली बार शायद लोगों को ये अवेयरनेस होगी कि अमर डेयरी नाम कैसे पड़ा। हाँ। जो आपके करीबी होंगे गुजरात में वो जानते होंगे, जानते हैं, लेकिन आज व्यूअर्स के लिए और पूरे देश में कि अमर डेयरी का नाम कैसे पड़ा। तो बड़ी और सब लिखते हैं
AMAR, अमर ऐसे लिखते हैं, हम अमर AMR लिखते हैं। AMR लिखते हैं, क्या बात है सर। क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन भी ऐसे ही करवाया। जी जी जी। क्योंकि अमरेली बड़ा आज आपने बड़ा सिग्निफिकेंट खुलासा किया कि अमर डेयरी नाम कैसे पड़ा। नहीं, हम कुछ भी नाम रखते थे। यदि तो मैं फाउंडर चेयरमैन था जी सर, तो सोचा होता तो संघाड़ी डेयरी लिखा होता, कोई मना नहीं करता। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही लेकिन बात है। हमने अमरेली की महक आनी चाहिए, महक आनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर। बड़े हुए हैं कि नाम जितना बड़ा होगा ना, अमरेली का नाम उतना बड़ा होगा, तो वो लोगों तक पहुंचेगा कि अमरेली के नाम से ही अमर। इस हिसाब से हमने अमर डेयरी शुरू की। बहुत बढ़िया सर। फिर आज अमर डेयरी में मोदी साहब भी इनॉग्रेशन में आए थे। जी सर। तो उन्होंने बोला हनी प्लांट भी लगाओ। हम गाड़ी में थे तो बोला तो हमारे पास पैसा नहीं है। तो बोले कितने पैसे चाहिए, मुझे पता नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। हम मंच पे गए, जब तक उसका भाषण शुरू हुआ तब तो 2-4 लोगों को जानता हूँ, पूछ लिया, बोले 20 करोड़ चाहिए। तो उनका भाषण चालू था, तो हमने हाथ में एक चिट्ठी लिख के उनके रख दिया चालू भाषण में। उनके जो डायस पे, पोडियम पे उनके भाषण में चलता था। इनके बीच उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अमर डेयरी को हनी प्लांट के लिए 20 करोड़ हम डिक्लेयर करते सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। पीएम साहब ने कर दिया। फिर हमने कर्मों से पैसे मिल गए तो हमने हनी प्लांट, आइसक्रीम प्लांट के पैसे अच्छे तरह से दे दिए। रूपाला जी जब मंत्री थे तो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के लिए गिर गाय का देखिए सबसे बड़ा सेंटर हमने यहाँ सोनिका में बनाया है। तो मोदी साहब के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, रूपाला जी इसी विभाग के मंत्री थे, तो देश में सबसे बड़ा हमने 100 बीघा में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करके गिर गाय का भी हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अमर डेयरी के। सबसे अच्छी बात आपके माध्यम से मैं सहकारी क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में जो काम करे उनको बताना चाहूंगा। जी सर। कि फाउंडर चेयरमैन में हूँ मैं, रूपाला जी प्राइमरी स्कूल से दोस्त रहे, बता दिया है। बिल्कुल, हमारे बीच कोई डिफरेंस नहीं है, सोशली पॉलिटिकली किसी भी तरह का सब एक साथ चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं चेयरमैन था तो नॉर्मल ये हमारे साथ तो डायरेक्टर रहे तब से हमने वहाँ ABC ग्रुप कर दिया है, बड़ी साइज उम्र में, जैसे मैं और रूपाला जी वैसे B और C, जो C ग्रुप में आते हैं हमारे साथ पढ़ने वाले के बच्चे, जो 20-21 साल से बड़े हो गए हैं। जी जी जी। तो सभी जगह पे हमने ABC कर दिया है। तो डेयरी में हमने फाउंडर चेयरमैन हूँ, हमने छोड़ दिया B ग्रुप के हमारे नसीम भाई सावली को दिया। तो आज भी हमारा चेयरमैन नसीम भाई सावलिया, उनके डायरेक्टर, मैं मंत्री था तभी भी डायरेक्टर था। रूपाला जी ऑल इंडिया में इसी डिपार्टमेंट का मंत्री था तो भी डायरेक्टर था हमारा चेयरमैन नसीम भाई। तो सभी जगह में झगड़ा वही होता है कि मैं चेयरमैन रहा, मैं इनके नीचे काम कैसे करूं, मैं कैसे डायरेक्टर रहूं। तो कोऑपरेटिव और पब्लिक लाइफ में ये हमको छोड़ना चाहिए, ये तभी तरक्की होगी। ये बहुत अच्छी और बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, बहुत बढ़िया। आज भी हमारा बोर्ड मिलता है तो हमारा नसीम भाई सावलिया चेयरमैन होते, मैं रूपाला उनके डायरेक्टर के रूप में बैठता हूँ। दोनों मंत्री रह चुके मेरे, बिल्कुल सही बात है। केंद्र में रहे और चालू मंत्री थे तभी भी रहे, हम भी चालू मंत्री तभी रहे। आज दोनों मंत्री नहीं है तो भी, तो सभी जगह पे बैंक में भी हमने ऐसा किया है, परचेस यूनियन में ऐसा किया है, कोऑपरेटिव यूनियन भी ऐसा किया है। तो सभी जगह हमारी कोशिश रहती है कि सब 3 स्तर में आ जाए तो ये संस्था तरक्की करती रहे। और सबसे बड़ी बात है सर, एक कहते हैं कि एक लाइक माइंडेड लोग जो है, जिनका विजन, सोच और सकारात्मक सोच है, प्रोग्रेसिव सोच है, वो अगर सब लोग अलाइंड हो तो फिर चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली वो उसी डायरेक्शन में बढ़ती है सर। हम भी कभी नहीं ऐसा होता कि हम बड़े हो गए धरती पर। आपने शुरू में पूछा था ना धरती के साथ कैसे जुड़ा जाता है, ये भी एक धरती के साथ जुड़ने का रास्ता है। और ये बड़ी बात है सर, कहते हैं कि जब आदमी के पास ना पद आ जाए, पावर आ जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए ना, तो अहम आना स्वाभाविक है, वो एक बाय प्रोडक्ट है जो बहुत लोगों में आ जाता है। बट आपने सर जिस सरलता के साथ आपने इसको इलाबोरेट किया है और जिस सरलता के साथ आप आज भी कैरी करते हैं अपने चरित्र में, अपने काम में, मुझे लगता है कि जो युवा लोग भी आज राजनीति में आना चाहते हैं तो उसको इस चीज को आइडलाइज करना चाहिए, अपने चरित्र में समावेश करना चाहिए कि अहम को साइड पे रख के केवल जन सेवा और एक सेवार्थ भावना से राजनीति में आप आए तो जनता आपको सिराखों पर भी बिठाएगी। और हमेशा के, जैसे आपने अमर डेयरी की बात करी, तो आज आपने एक ऐसा काम कर दिया, किसान क्रेडिट कार्ड है जो हमेशा के लिए एक नाम लिखा गया
कि ये कार्य किसने किया था। तो जीवन पर्यंत मतलब जब तक देश के अंदर उसकी जिक्र होगा तब तक किसान क्रेडिट कार्ड है, अमर डेयरी है। तो आपने बात बड़ी खूबसूरत बात कही सर कि आज मुझे लगता है युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा वाली बात है कि आप राजनीति में आए तो राजनीति में पद प्रतिष्ठा से ऊपर ये सोच कर आए कि सेवा भाव कैसे करना है और पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद धरातल से जुड़े रहना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करके आए। तो बड़ी खूबसूरत बात कही सर आपने। आपके सर कार्यकाल की कुछ और बड़ी बड़ी सिग्निफिकेंट चीजें रही। आपने शिक्षा को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर बहुत योगदान दिया। इसको लेकर तो मैं चाहूंगा उस समय भी रहे, उसके बाद भी जो अभी तक करा है सर, इसमें ओवरऑल आपकी जो शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रही, जो आपके इनिशिएटिव्स रहे, मैं चाहूंगा वो भी आप सर जरूर बताएं। बैंक की ओर से शिक्षा के लिए विदेश स्टडी करना है, यहाँ करना है, जी सर। तो हमने पहली दफा लोन देने का शुरू किया स्टूडेंट को अमरेली बैंक के माध्यम से। ठीक है कि कोई युवा आज विदेश में पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए लोन का शुरू किया। करीब 150 लोगों स्टूडेंट को, इनसे ज्यादा जब तक याद है, अभी तो ज्यादा। जी सर। तब तक हम स्टडी करते थे, हम लोन तो देते हैं, वापिस कैसे आती है। एक स्टूडेंट ये ऐसा निकला है कि उन्होंने खुद इनके पेरेंट्स से भरवाया, बाकी सब वहाँ जाते हैं, स्टडी करता है, वहाँ वो पैसा अर्न करते हैं और वो वहाँ से भेज के भर देते हैं। क्या खूबसूरत बात है सर। वो बहुत मतलब बच्चों को एम्पावर भी किया और वो भी इतने सक्षम हो गए कि पढ़ाई के साथ पढ़ाई के साथ साथ काम करते हैं और उनके पेरेंट्स को भेज देते थे। तो एक अच्छा हमें मौका मिलता था कि स्टूडेंट को भी। और स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सर कोई और उस तरह नहीं, हमने यहाँ एनसीआई, बर्ड्स जैसी संस्थाएं जो ट्रेनिंग देती है, तो हमारा रेगुलर वहाँ से कोऑपरेटिव में काम करने वालों को हम ट्रेनिंग देते हैं। हर साल नाबार्ड की स्कीम है स्टडी टूर, तो उनका लाभ लेके हम वो स्टेट में भी स्टडी करवाते हैं। आपने एक बात में कहा था अपने पॉलिटिकल करियर में कुछ कठिनाई वाला नहीं। तो मेरी पॉलिटिक्स में प्रवेश करने टाइम मेरा कठिनाई वाला सरलता से, मक्खमता से, निर्धार के साथ, विचारों को वफादार रह के जो निर्णय किया। काफी कठिनाई बाहर से सबको दिखती है, मुझे भी आई, लेकिन मैंने सहजता से ले ली। 1980 में जब बीजेपी की रचना हुई, मैं तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा था, जेल से बाहर निकला तो फुल टाइम के लिए हमारे इस टाइम के राजगुरु साहब ने कहा, मेरा परिवार ने हाँ भी बोला, लेकिन पार्टी में तब चर्चा हुई तो बोले कि नहीं, फुल टाइम विद्यार्थी परिषद नहीं जाएगा, पार्टी को जरूरत है, विधानसभा आ रही है, उनको चुनाव लड़वाना। तो मैं 1980 में बीजेपी ने अमरेली से विधानसभा का चुनाव लड़वाना का तय हुआ। मेरे सामने जब भी हमने उल्लेख किया, द्वारकादास पटेल 40 साल से जी बैंक का चेयरमैन था, परिवार का रिश्ता उनके साथ था। हमारे दादा जो कोऑपरेटिव थे वो भी कोऑपरेटिव में थे, वो बताया सब, तो जुड़े हुए थे। तो मेरा परिवार पूरा और समाज के सब लीडर, द्वारकादास में इतना बड़ा नाम है, उनके सामने आपको नहीं लड़ना चाहिए। सबने ये कहा होगा कि उनके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। आदर कहे मेरे परिवार पे, मेरे फुआ जो थे उनका असर था, वो आए पगड़ी उतार के बोले द्वारकादास साहब ने मत लड़ो। तभी मैंने बोला हमारा अध्यक्ष केशव भाई है, ये सामाजिक निर्णय है, आप कर रहे हो, पॉलिटिक्स पे निर्णय मेरा केशव भाई करेगा, आप उनके पास जाओ, वो मना करे तो नहीं लड़ूंगा। मैं लो कर चुका हूँ। तो आप अजी, मेरे शादी नहीं हुई है, एंगेजमेंट नहीं हुआ है, यदि आप मेरे परिवार से बड़े हो, आप कहीं भी लड़की ढूंढ के आओ, मैं पूछूंगा नहीं, वहां शादी कर लूंगा, लेकिन ये बीजेपी में जो हूँ, इनमें जो मेरी पार्टी कहेगी वही करूंगा। क्या बात है। और इसी स्थिति में मैं पूरे परिवार, समाज, सबको छोड़ के मैंने मेरी उम्मीदवारी चालू रखी और द्वारकाभाई पटेल जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। उसके खिलाफ चुनाव लड़ा। क्या बात है, क्या बात है। आपकी बात से सर मेरे को एक बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई कि जब परिवार एक तरफ था सब, आप खुद तो आपको क्लैरिटी थी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, जब अर्जुन द्वंद्व में थे कि यार सामने मेरे परिवार वाले, इनके साथ कैसे लड़ूंगे, तो मेरे गुरु हैं, मेरे आदरणीय सारे परिवार के सदस्य हैं, तो उन्होंने कहा था कि अपना कर्म करो, अपना कर्म करो, और कर्म ही कई बार आपके ना जीवन की यात्रा को तय करता है, बस अपना कर्म ईमानदारी से करो। तो बड़ी खूबसूरत बात कही सर आपने
आपके सर, मैं इसके अलावा अगर मैं एक एस्पेक्ट को और देखूं, जो फार्मर्स डेवलपमेंट को लेकर, जो फार्मर्स के अगर हम बात करें, वेलफेयर को लेकर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, आपने जैसे किसान क्रेडिट, ये सारी चीजें उसी के अंदर आती है। लेकिन जो व्यक्तिगत तौर पे अगर बात करें, फार्मर्स के वेलफेयर की बात करें, तो उसमें कोई जो आपको लगता है कि आपने प्रोजेक्ट्स बहुत सारे किए, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल के बेहद करीब हो कि यार ये मेरे सबसे क्लोजेस्ट है, जो मुझे लगता है कि मैं मतलब वाकई में ही बड़ा। मैंने बैंक की ओर से डेयरी जो किया, जी। फार्मर और नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल, बिल्कुल सही बात है, सभी को, क्योंकि उनके लिए वो जॉब और अपॉर्चुनिटीज भी थी, रोजगार की। पशुपालक को जी जिनके खेत नहीं है। जी। हमारा क्षेत्र गिर फॉरेस्ट के अंदर दिखे, गिर फॉरेस्ट में पशुपालक ज्यादा रहते हैं। तो इनको जब हमने शुरू करना था, स्टडी करने के लिए गए, तो वहाँ का मिल 10 रुपये में भी लेने के तैयार जब नहीं थे, और कपड़े फटे हुए थे। ये डेयरी शुरू करने के बाद सभी अंगुली में सोने की वीटी पहन के आने वाले हमने देखे हैं। क्या बात है सर, क्योंकि उनको इतनी इंश्योरेंस मिल गया, इतने इंश्योरेंस मिल गया, इतना उनके पास जब फंड्स आने लगे, आमदन बढ़ गई। वैसे काफी काम इफको के माध्यम से भी काफी योजना हुई। नैनो यूरिया, हम चेयरमैन थे तब, रमेश रालिया करके जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इफको के माध्यम से किया। अभी लक्ष्मण जो साउथ से वो कर रहा है जी। तो वो किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने पूरा टेस्ट उन्होंने किया, तो सही है, फायदेमंद है। और 11,000 टेस्ट अलग अलग जगह करने के बाद उनको मान्यता मिली, और उनके बाद ही पूरा भरोसा होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका इनॉग्रेशन किया, लोकार्पण किया। ये बड़ी उपलब्धि देश के लिए थी, दुनिया में पहला दफा इनका संशोधन हुआ था। तो वो किसानों के लिए, उनके बाद डीएपी, बाकी काफी संशोधन इफको ने किया है। मैं सर जैसे इफको की बात करूं, क्योंकि आप वर्तमान में इफको के चेयरमैन भी और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। अगर हम एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल फार्मिंग की बात करें, तो इफको उस दिशा में क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या काम कर रहा है? जो नैनो है जी, वो एक दिशा है जी, लेकिन यूरिया, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड सिर्फ क्रॉप को नुकसान बढ़ावा देती है, लेकिन लैंड, अपनी जमीन है, उनको नुकसान करती है, वायु प्रदूषण करती है, उनकी वजह से अपने हेल्थ पे विपरीत असर आती है। तो इफको भी सोच रहा है कि अब जमीन जो है वो सुरक्षित रहे, इनके लिए ऑर्गेनिक जो चीज है उनके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इस दिशा में हम फर्टिलाइजर का उपयोग ऐसा बना रहे हैं, उनका प्रयोग करके उनको बढ़ावा दे रहे, यूरिया कम यूज करने के लिए सलाह भी दे रहे हैं, जिससे पूरे देश में एक वातावरण बने। बिल्कुल, सरकार भी जिस तरह से इसको बढ़ावा देने की जो कोशिश कर रहे, इनके साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर देश की जनता सुरक्षित, सलामत और हेल्थ वाइज ठीक रहे। एब्सोल्युटली सर, वो जिम्मेदारी हर कोई की है, इनको की भी है। तो सरकार के माध्यम से जहाँ जहाँ कम करना है, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अगर सर सहकारिता क्षेत्र की बात करें, तो सहकारिता क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी जिसमें आपने पारदर्शिता लाने के लिए आपने कदम उठाया कि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे और पूरी जितनी पब्लिकली अपने एनुअल सभा में खुली बात करेंगे, हिम्मत के साथ, जी सर, जो है वो आप रखेंगे, तो लोगों का समर्थन भी मिलेगा। इनमें कोई कमियां होगी तो उनकी चर्चाएं होगी, तो आपको आलोचना होगी, तो सुधारने का मौका मिलेगा। और इसकी वजह से अमरेली में हमने शुरू में देखा कि कोई भी एजीएम किसी भी संस्था की होती तो झगड़ा होता था, कोर्ट में चलता था, खुद फिजिकली मारामारी होती थी। ऐसा हमने देखा है बचपन में दृश्य। आज हमने जो शीर्ष सोसाइटी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बैंक हो, यूनियन हो, परचेस यूनियन हो, बाकी सोसाइटी हो, एक साथ एक मंच पे सभी की एजीएम होती है, खुले में होती है जी। और सेंटर से आज तक तो हमें सबको इन्विटेशन देते हैं,
राजनाथ जी आ चुके हैं, नरेंद्र तोमर भी आ चुके हैं, अमित भाई शाह आ चुके हैं, हमारे लोकल सीएम आ गए, हमारे गवर्नर आ गए, सभी को हर साल इन्विटेशन देते हैं कि उनकी प्रेजेंस में खुले बात रिकॉर्ड देते हैं। एजेमे से अब सभी पूरे दिन साल किया हुआ काम इनमें रिकॉर्ड पे होता है। तो इसी तरह से एक विश्वास और श्रद्धा दृढ़ता के साथ हमको आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ बात करें जैसे सीएसआर की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो आप भी उसमें उस दिशा में बहुत कदम उठाते हैं। उसको जेन्युइनली ग्राउंड पे किस तरह से आप एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें किस तरह से आप चेंजेस ला रहे हैं कि वो वाकई में लोगों को उसमें कंट्रीब्यूट। कंपनी एक्ट और कॉर्पोरेट एक्ट में थोड़ा डिफरेंस है। जी सर। कंपनी एक्ट में सीआर फंड कंपलसरी है जी, तो उनको निकालना ही है 2% सीआर फंड और किसी को देना है जी। अब तो कभी कभी तो हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी अपनी खुद की सोसाइटी बना लेती है, इनके माध्यम से करते हैं। जी जी जी। कोऑपरेटिव जो है जी सर, वो सीएसआर कोऑपरेटिव एक्ट में नहीं है, लेकिन सोशल ऑब्लिगेशन अपने आप तय करते हैं कि करना है तो करते हैं। जैसे हमने इफको ने करीब 2500 पहले ड्रोन, उनके साथ बाकी की मशीनरी जी सर, उनके बाद 300 इतने ड्रोन हमने सोशल के रूप में देश की अलग अलग सोसाइटी को दिया जी। उनके पायलट को ट्रेनिंग दी जिससे किसान जो नैनो या बाकी लिक्विड फर्टिलाइजर जो क्रॉप पे लगाने चाहे तो उनके माध्यम से आसानी से लगा सके, उनका उपयोग कर पाए। सस्ते में भी होगा, स्पीडी भी होगा। एक मजदूर पूरे दिन में 10 बीघा काम करेगा, ये 20 मिनट में इनसे होगा। तो इनके माध्यम से हमने दिया हुआ है, वो भी एक सोशल ऑब्लिगेशन का काम है। जैसे अभी सर्दी के दिन शुरू हुआ है जी, तो पूरे देश में जो रोड पे सोए हुए लोग होंगे उनको हम कंबल बांटेंगे। तो ऐसे सोए हुए तो उनको हमारे स्टाफ या कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से देंगे। जैसे कोरोना आया तो पीएम साहब ने मुझे फोन करके बताया भाई कोरोना आया है तो इनमें पैसे की काफी जरूरत होगी, तो आप कोऑपरेटिव के लीडर हो तो सभी कोऑपरेटिव से भी आप कुछ करिए जी, ओला कर दे जी। तो हमने सोचा कि पीएम साहब ने जब कहा है कोऑपरेटिव कोरोना में मदद करनी है, हम किसी को कहे इनके पहले इफको की ओर से 25 करोड़ विदिन आवर हमने इसमें जमा करवाया सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री कोरोना फंड में जी जी। और बाकी देश की सभी सोसाइटी को हमने पर्सनली फोन करके अपन में जो फंड है आप मदद करिए, कोरोना मदद करिए जी। तो ये हमारा सोशल ऑब्लिगेशन है। यस यस। तो इस तरह से जहाँ भी जैसे जो जिस प्रकार की जरूरत हो, सिक्किम में फ्लड आया तो हमने वहां भी मदद की है। जहाँ भी जिस तरह की देश में जरूरत होती है सोशल ऑब्लिगेशन के हिसाब से हम मदद करते हैं जी। आप सर इतने टाइम से, क्योंकि आपने लगातार किसानों से रिलेटेड और एग्रीकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारे रिवोल्यूशनरी चीजें हमने डिस्कस भी की। पहले कोई व्यक्तिगत तौर पे बात करते हैं कि कभी किसानों से बात हुई या कोई समूह ऑफ लोगों से बात हुई, उनकी कोई सक्सेस स्टोरी ने आपको पर्सनली बहुत ज्यादा इन्होंने इंस्पायर किया हो, प्रभावित किया हो, किसी की स्टोरी या ग्रुप ऑफ पीपल की स्टोरीज ने? काफी मिलता है जी, जो अद्भुत हो चुके होते हैं और कोऑपरेटिव माध्यम से सोसाइटी से उनको सहयोग मिलके और नई दिशा मिलके सरकार की योजना का अमलीकरण कैसे किया जाए, उनपे जो फंड की जरूरत है उनको कोऑपरेटिव के माध्यम से मिले। तो ऐसी स्टोरी इफको में भी हमने काफी देखी, डिस्ट्रिक्ट बैंक से भी देखी, घुसको महसूल के माध्यम से देखा जी। तो ये स्टोरी का एक पूरा लिस्ट बन सकता है जिससे किसान खड़ा होकर दृढ़ता के साथ कि हम अब सफल होंगे, हमारे साथ सरकार खड़ी है, हमारे साथ सहकारी सोसाइटी खड़ा है, हमारे साथ इतना खड़ा है। तो वो पूरा वातावरण कोऑपरेटिव को मजबूत करने में काम आता है। आपने सर बात की कई बार ना लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होते हैं, कहते हैं कि जीवन में आप जब लगातार पब्लिक डीलिंग के काम में हैं, पब्लिक लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, जिस चीज को जब आप ओवरकम करते हो या हैंडल करते हो तो वो आपके चरित्र को या एक जिसको कहते हैं ना कि आपको भी एक नई डायरेक्शन दे जाता है कि एक अलग थॉट प्रोसेस दे जाता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा आपको अगर पर्सनली आपके उसकी बात करें तो थ्रू आउट योर करियर आपको कोई ऐसा किस्सा याद आता हो, ऐसी चीज याद आती है जिसने आपको लगता है यार कि इस चीज ने मेरे थॉट प्रोसेस को बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट डायरेक्शन दे दी इस इंसिडेंट ने? काफी ऐसा प्रसंग हुआ है, इंडिविजुअल भी समझो जी शिस्त पालन में। जी तो मैं एक बैंक का चेयरमैन भी हूँ, वहां से लेके इको इंटरनेशनल लेवल तक। जी सर। तो एक दफा मैं एक परिवार ऐसा मेरा बचपन का दोस्त था, जी सर। उनकी डेथ हो गई थी। उनका बेटा मेरे वहां बैंक में नौकरी करता था। तो हमने रूल सबके सामने सभी के समान रखे थे। उन्होंने एक ऐसी गलती की तो हिसाब से तो उनको सस्पेंड करना। जी। तो मेरे मैनेजर को पता है, तो मेरा परिवार जैसा पूरा मेरे बेटे जैसा ही है, घर की जिम्मेदारी उनके पास मेरी है। लेटर से बोले साहब ऐसी उनकी गलती आई, हम क्या करें? तो उनको सब बचाने के लिए कहूँगा जो इस पर रूल सही है करके लाइए। तो जब फाइल लेके आया तो फाइल लेके मैं एंट्री चैम्बर में चला गया, उसको सस्पेंड में साइन किया, मेरी आंख में आंसू आया। लेकिन रूल्स जो कहते हैं ये करना है, मैंने किया। क्या इनमें कोई बचाव की गुंजाइश नहीं रखी कि भाई मेरी जिम्मे घर चलाना तो मैं अभी ठीक है, उनके चाहे फादर आपके दोस्त थे, अब नहीं है दुनिया में, लेकिन अगर उन्होंने मिस्टेक किया तो बाय लॉज जो होना चाहिए तो आपने वो बाय लॉज जो अवॉइड होना चाहिए था आपने उसी चीज को फॉलो किया। आंख में आंसू आया लेकिन हमने किया। आज भी याद करता हूँ तो मुझे थोड़ा एक्चुअली सर रिलेशन और कहते हैं ना कि ह्यूमंस के अंदर इमोशंस तो प्रिवेल करते ही हैं, तो कई बार आपको इमोशंस को ओवरकम करके भी आपको जिसको बोलते हैं नैतिकता के ऊपर या एथिक्स के ऊपर चलते हुए डिसीजन लेने पड़ते हैं। आज इको में भी ऐसा काम काफी मुझे करना पड़ रहा है और करेंगे भी। तो मुझे लगता है लेकिन सर उसमें एक अच्छी बात यह है सर कि जो लोग भी लॉ अबाइडिंग नहीं है या लॉज को अबाइड नहीं करते तो उनके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, उनके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि व्यक्तिगत रिश्ते अपनी जगह है, लेकिन आप जब काम करें तो संस्था के हित में काम करें, जो भी बनता है उसको बाय लॉज अबाइड करके काम करें। उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है किसी तरह की भी, कोई जिसको बोलते हैं लिवरेज नहीं है। एक मैं सर व्यक्तिगत भी एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा सर, पर्सनली भी मेरी जिज्ञासा है सर। एक आदमी 4 बार सांसद रह ले, जहां लोगों ने सिर पे आंखों पे बिठाया हो लगातार, कई बार मन में ख्याल नहीं आता, मतलब उसके बावजूद भी इतना सरल बने रहना, लोगों के बीच में बने रहना और इतनी सरलता से उपलब्धता रखना, ये कई बार मन में नहीं आता कि नहीं यार 4 बार बन गए, अब तो मैं हाई प्रोफाइल जब आप देखते हैं कि आप हर वक्त लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो कहीं पर चीफ गेस्ट पे जा रहे हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा है, माननीय प्रधानमंत्री के साथ है, तो लगता नहीं कि अब तो मैं वीआईपी वाला स्टेटस है, तो या मतलब एक इंटरनली ही गिराऊं क्योंकि आप जमीनी स्तर से शुरू से जुड़े हैं, तो लगता कि नहीं यार, जैसे आपने शुरुआत में बात की कि जनता ही सिर पे बिठाती है, जनता ही उतारने वाली है, तो सरल बने रहने का। क्योंकि आज बड़े लोगों को ना सर ये देखने को मिलता है कि बड़े लोग शायद एक बार भी कोई पद पे आते हैं ना तो बड़ी जल्दी कहते हैं कि उनके हाव भाव या मनोभाव बदल जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि अपने व्यक्तिगत जीवन से सर जो आप महसूस करते हैं वो जरूर साझा करिए, क्योंकि वो बड़े लोगों के लिए जरूरी है सर आज। मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे, हमारे सीएम चीफ मिनिस्टर, जी सर, तभी पब्लिकली क्या करते थे, मैं कायम सीएम हूँ और कायम रहूंगा, कॉमन मैन। कॉमन, क्या बात है, क्या बात है। सीएम तो सीएम होता है, कॉमन मैन भी होता है, चीफ मिनिस्टर भी होता है, हम कायम रहेंगे, कॉमन सीएम रहेंगे। और इनके लिए काफी जब भी कुछ न कुछ प्रसंग आता है तब इन्हें से निकलना होता है। मैं एमपी था। जी सर। मेरा छोटा भाई मुकेश कॉलेज पूरी करके उनके गुट के साथ था, 2 स्टूडेंट ग्रुप जैसे उनका कोई झगड़ा हुआ कॉलेज में, तो मेरे भाई को उनके गुट वालों ने बोला उनका झगड़ा हुआ, चलो तो उनके घर जाके समाधान करें। तो उनके घर गए तो जूस लेके, उनको लगा मेरे मारने के लिए मुझे आ रहा है, तो उन्होंने भी कोई हथियार उठाया,
तो मेरे भाई के साथ जो गुट वाले थे उन्होंने उसको छड़ी लगा दी वहां। मेरा भाई का दोष इतना था, उनके साथ घर गए थे, तो नाम को तो FIR हुई, उनका भी हुआ, उनको पुलिस ने पकड़ा, 324 हुई इनमें। मैं दिल्ली था, MP था, तो मुझे फोन आया, गुट होते उनको छोड़ा। मैंने पुलिस को भी कहा उनको मत छोड़ो, मेरे घर पे भी कहा उनको जमानत मत देने में कोई न जाओ, दोस्तों बोल दिया नहीं जाओ। वो 3 दिन तक जेल में रहा। काफी लोग मुझे कहने लगे कि छोड़ा नहीं, हम गुंडा भाई MP तो गुंडागिरी नहीं कर सकते, घर नहीं जा सकते। जब यहाँ आया तो हमारे पार्टी वालों ने छुड़ाया था, फिर बताया कि वो तो गुट वाला समाधान के ले गए, उनको डर लगा, वो साधन लेके निकला, यदि वो नहीं मारते वो मार देते, इसलिए झगड़ा हुआ था। लेकिन मैंने बोला कि यदि रास्ते में कुछ हो गया सामने सामने तो खुली मदद करते, किसी के घर जाके कुछ करना वो गुंडागिरी, इनका मदद नहीं करनी। हमारा भाई था, रियल ब्रदर, फिर भी हमने 3 दिन रहने दिया। मैं MP में था, एडवोकेट भी था, लेकिन किसी के घर जाके गुंडागिरी करने का किसी को नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है। तो ऐसे जब भी प्रसंग आते हैं तब वो एक एग्जाम्पल होता है, कायम नहीं होता, तब आपकी निष्ठा को प्रूव करने का मौका मिलता है। सर आपने बड़ी खूबसूरत बात कही सर, कि यही कुछ इंसिडेंट होते हैं जो आदमी की शायद जीवन में ना आदमी को ये दिखाते हैं कि भाई आप व्यवहार में और अपनी बात में अंतर नहीं लाते। क्योंकि अगर आप अपने सगे भाई के लिए अगर इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे अगर कोई दूसरा आदमी करेगा तो वो आपसे ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि आप उसके लिए कोई फेवरिज्म करेंगे। दूसरी ऐसी बात करूं जी सर, कोऑपरेटिव में मैंने शुरू में संग्राणी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की रचना की थी जी सर, क्योंकि उसी दिनों में कोऑपरेटिव BJP में कुछ कहीं भी नहीं था। 1980 की बात करूं तो BJP कोऑपरेटिव नहीं था। मैंने किया था संग्राणी क्रेडिट कोऑपरेटिव, 3 मंजिले के मकान खुद का है, दूसरा चेयरमैन है। क्योंकि मैं वो स्थापना आपकी सोसाइटी आपकी बनाई हुई है जी। तो मेरे बाद मेरा छोटा भाई उनके चेयरमैन बने थे, फिर तो हमने तय किया भाजपा का शहर का अध्यक्ष उसका चेयरमैन रहेगा। तो जब छोटा भाई चेयरमैन, क्योंकि बैंक का चेयरमैन बन चुका था, तब वो देख रहा था, तो उनकी CC के लिए फाइल आई, उसके रूल्स होते हैं, उनके साथ चेयरमैन था इसलिए पता था मुझे कितना क्या स्थिति। तो जितनी CC को मिलनी चाहिए क्रेडिट, उससे चाहते बढ़ा के फाइल मेरी बैंक पे सूचना दी थी, कोई भी फाइल हो, आपको रूल्स के अनुसार लिखना है। यदि आप लिखेंगे कि उनको 3 करोड़ देना है रूल्स के अनुसार, मुझे नहीं देना होगा तो नहीं दूंगा, लेकिन आपको गलत नहीं लिखना है। आपको 2 करोड़ ही मिलने वाला है, मुझे देना है तो मैं 2.5 दूंगा, बोर्ड को अधिकार है, लेकिन आपको गलत नहीं लिखना। संग्राणी क्रेडिट सोसाइटी का चेयरमैन मेरा छोटा भाई, मैं बैंक का चेयरमैन। वो जब फाइल आई तो उनको मिलने की जो रकम थी उनसे ज्यादा लिखा हुआ था, और धीरे करके बोर्ड में बुलाया, उनको थोड़ा बोला कि ठीक नहीं किया आपने, अभी ज्यादा क्यों लिखा जब एलिजिबिलिटी इतनी नहीं है। और हमने नाम मंजूर किया फाइल और भेज दिया वापिस। मंजूर करने फाउंडर चेयरमैन ने, ब्रदर आपके चेयरमैन, आप खुद बैंक के चेयरमैन, आज भी रेकॉर्ड पर दे सकते हैं, अमरेली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में है जी सर। संग्राणी क्रेडिट सोसाइटी की ओर से आया प्रस्ताव CC के लिए, मेरे अध्यक्ष से मीटिंग होती है, और हमने, और ये किस ईयर की बात है सर? ये लगभग 97 के आसपास होगी हमारी शुरुआत में। बड़ी बात है सर, कि जहाँ पर मतलब लोग कहते हैं ना कि लोग अपने रिश्तेदारों तक को मतलब अकोमोडेट करने के लिए, जिसको बोलते हैं लॉज को ना बाईपास कर जाते हैं, बट यू वर सो लॉ अवॉइडिंग एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के, कि आपने, जैसे आपने बात की कि डायरेक्टर को भी बोला आपने कि आपने गलत किया, कि आपने गलत पुटअप कर दिया, एंड यू वर द चेयरमैन फॉर द बैंक एंड योर ब्रदर वाज संग्राणी कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन थे, बट स्टिल यू रिफ्यूज दैट। तो मुझे लगता है सर ये कोर वैल्यूज है सर, जो एक आम आदमी को जननेता बनाती है, ये कोर वैल्यूज है। तभी मुझे लगता है सर, तभी लोग आपको प्यार करते हैं, तभी लोगों ने इतनी बार आपको सांसद बनाया, इतनी बार जिताया, कि लोग जानते हैं आपको कि आप गलत काम नहीं करेंगे। इसके अलावा सर, जैसे अभी आप गुजको महसूल के भी जी,
गलत भी हमने किया है, जी सर। तो खुल के बोलने में मुझे आपके जी, सामने भी दिक्कत जी, नहीं। जी सर प्लीज। मैं बैंक का चेयरमैन जी सर। था और अभी भी हूँ। जी सर। लोग वो भी 98 के उनके आसपास का शुरू में जी बाबरा तहसील का एक गांव है क्षत्रिय, जी वो करीब 75 एज का उम्र का किसान, क्षत्रिय वट वाले होते हैं, जी जी जी। वो आए मेरे पास, बोले कि अकेले में बात करना है। इतनी एज में अब अकेला क्या करना है, नहीं आदमी एंटी चेम्बर में ले गया। बोले कि मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है 20 साल पहले, अब नोटिस आई है भरने के लिए, मेरे पास कुछ है नहीं, पैसे नहीं है देने के लिए। हाँ, मेरी एज हो चुकी है, अब कब चला जाऊंगा पता नहीं, मेरे पर कोई ऋण हो और मैं मरूं वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने मेरी जमीन की वैल्यू निकाली बेचने, 1 लाख रुपया मुझे कम हो रहा है, यदि 1 लाख रुपया आप माफ कर दो तो मैं पूरा कर्ज मिटा दूं, अपनी जमीन बेच के। हाँ, जमीन बेच के। जो ओटीएस में वन टाइम सेटलमेंट में जितना लाभ मिलता था जी, उनके बाद 1 लाख रुपया कम पड़ रहा था जी। तो फिर भी मैं तो ऋण नहीं पैदा कर पाऊंगा, आप इनमें कुछ मदद कर सके तो। मैंने को बोला कि बोले कि सब ऐसे तो कोई रूल्स नहीं है, आरबी गाइडलाइन नहीं। फिर हमने ऐसा रास्ता निकाला, जो झूठ किया गलत किया जो बोलते अलग अलग, मैंने इसको विश्वास करके ऐसा कुछ करे, 1 लाख नहीं 2 लाख उनको, 1 लाख उनको बचे जमीन से। गांव था छोटा सा, गुजारा चला तो सके। 1 लाख में हमें दोनों है तो अपना घर इस गांव में चल जाएगा, उम्र भी हो गई है। तो इतनी निष्ठा से जब आया, उन्होंने बोला कि मैं बेच के भी मेरे पर ऋण अदा के मरना नहीं चाहता हूँ, तो मेरा दिल ने कहा कि तुम मदद करनी चाहिए, झूठ करना तो झूठ करेंगे, इनके लिए करेंगे। तो हमने किया था, एक गलत किया हो। बट सर आपने ये एथिकली आप हिसाब से कह रहे हैं, बट कहते हैं एक कहावत है, कहते हैं कि कोई झूठ अगर किसी का घर बसा दे, कोई झूठ किसी को जिंदगी दे दे, कोई झूठ किसी को खुशियां दे दे, उसकी लाइफ बढ़ा दे, तो वो झूठ नहीं कहलाता सर। वो ये कहता है कि आपने एक ऐसा सदकर्म कर दिया जो कहने के लिए तो कानून से जो करना था थोड़ा गलत कर दिया जी, लेकिन हमने किया। बट सर इसमें भी आपकी ईमानदारी झलकती है सर, कि आप इस चीज को खुद एडमिट कर रहे हैं, बजाय कि कोई और पॉइंट आउट करे, आप खुद एडमिट कर रहे हैं। और एडमिट करने के पीछे आपके भाव भी प्योर है सर, आपके भाव भी प्योर है कि आपने उस बुजुर्ग का मान रखने के लिए, जीवन के अंतिम पड़ाव में था, और वो अपनी इतनी ऑनेस्टी रख क्षत्रिय थे। हाँ, और वो इतनी ऑनेस्टी रख मांगने के लिए किसी को वो नहीं करते। हाँ, और इतनी ऑनेस्टी रख रहा था, वो कह रहा था कि मैं दुनिया से कर्जा लेके नहीं जाना चाहता, मैं ये बोझ लेके नहीं जाना चाहता, मैं अपनी जमीन बेच के। तो आप देखिए सर, ऐसे लोग भी हैं जो ये जीवन के लिए उदाहरण ही तो है सर। उन्होंने अपना उदाहरण पेश किया, आपने अपना पेश किया, कि आपने एक ऐसा रास्ता बनाया कि उनको भी सपोर्ट कर दिया, उनका लोन भी खत्म हो गया। तो ये बड़े मुझे लगता है इंस्पायरिंग इंसिडेंट है सर। अभी सर हाल ही में आप वर्तमान में आप NCUI के चेयरमैन भी हैं, गुजको मैसूल के भी चेयरमैन हैं, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप उसके बारे में भी बताएं, उसमें आपके दायित्व निभाते हुए अभी क्या कंट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के लिए और उसके विभाग में क्या कर रहे हैं? गुजको मैसूल जो है जी, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, स्थापना के बाद कांग्रेस के हाथ में रहा जी, और उनकी गलतियां, व्यवहार, करप्शन के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था सरकार का। जी सर, 4-5 साल तक वो रहा होगा। उनके चेयरमैन में 6 करोड़ का करप्शन या गलत काम के लिए सरकार ने तय कर दिया कि आपको वसूल देना होगा। इसी स्थिति में गुजको मैसूल का चुनाव आया। चुनाव में पॉलिटिकली जो सबकी इच्छा होती है, लेकिन अमित भाई शाह ने इसी स्थिति में निर्णय लेके बोला कि आपको संभालना है, और हमने संभाला। तब तक मेरी 7वीं साल है ये, 4.5 से 5 करोड़ से ज्यादा मुनाफा इस सालों में कभी नहीं हुआ था स्थापना के बाद। जी जी,
1960 में हुआ था कुछ वर्ष, उसके बाद तब तक कुछ इनसे ज्यादा नहीं हुआ था। नहीं हुआ। 7 साल पहले हमने संभाला, तो जैसे पहले इस ऑफिस में गया था, राज को बोला कल आपके चुनाव में आपको संभालना है इनके बाद जी। तो चुनाव में चुन के आया, तो फिर पूछा कि ये ऑफिस कितने क्षेत्र में है, तो गुजराती में बोले कि 600 वार पर 600 गज में। तो अंतर से बोला, अरे किसानों की ऑफिस कोई बार में होती है बीघा में, मुझे बीघा में करनी, ऐसी तो नहीं चलेगी। ईश्वर कृपा से 3 साल में हमने जो डेवलप किया काम, जिस तरह से गांधीनगर में 5 बीघा में हमने ऑफिस बनाई। क्या बात। और हमने एजीएम, पहली एजीएम मिली तब बोला कि मैं इस संस्था को कोऑपरेटिव का आत्मा अकबंद रखूंगा और कॉर्पोरेट जगत का मॉडल दूंगा। जब ऑफिस का इनॉग्रेशन उन्होंने करने के लिए आए, तब बोले कि कोई कॉर्पोरेट जगत की ये ऑफिस हो, ऐसा बनाया है। और हमने विवट में 22% डिविडेंड, पूरे देश में सबसे हाईएस्ट डिविडेंड देना शुरू किया। क्या इस संस्था को इस साल जो 5 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कभी नहीं हुआ था जी, इस साल हमने 145 करोड़ का मुनाफा किया। क्या बात है, क्या बात है। और अगले साल हम इनसे भी ज्यादा करेंगे, टारगेट इससे ज्यादा लेके चलेंगे जी। तो देश के शीर्ष नेतृत्व सभी कुछ न कुछ कार्यक्रम में वहाँ आए हैं। सब देख के बोलते हैं कि ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना है। खुद अमित भाई ने यहाँ के सेक्रेटरी जो ज्ञानेश कुमार पीड़े मरे सेक्रेटरी थे कोऑपरेटिव, उनको कहा था कि आप एक बार देखो कोऑपरेटिव कैसे चलना है। तब तक नहीं, दूसरी मीटिंग में कहा आप गए नहीं, तो उनका फोन आया वो देखने के लिए कोऑपरेटिव कैसे चलाना होता है, देख के आओ। तो ऐसा मुझको मसल का शॉर्ट में हमने बताया जी। एनसीआई भी जो स्थिति थी जी, तो उनके तब के सीईओ थे, चालू बोर्ड में हमें निकालना पड़ा जी। उसके बाद हमने जो तरक्की, आज यहाँ बैठे अंदर बिल्डिंग जी, इंडिविजुअल काफी कोर्सेज अलग अलग यूनिवर्सिटी से जी, ट्रेनिंग सब जो शुरू किया है। जी, अभी हॉस्टल 3 मंजिले की 7 मंजिले की बन चुकी है। जी। तो डेवलपमेंट काफी हुआ है। हमें दिक्कत हुई है दिल में, आज एकदम बसे हुए कि इस इंश्योरेंस से करीब 450 करोड़ हमारा फंड जो था इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट के लिए, जिले स्तर तक जो ट्रेनिंग लेते थे उनको मदद करते थे। जी। सरकार ने कानून बना के 2% जो कोऑपरेटिव को मिलता था, जी, कोई भी कोऑपरेटिव मल्टीस्टेट हो जी, वो जी, और हमारे पास बाकी जो फंड पड़ा था वो 2% भी सरकार ने लेने का तय कर लिया और यहाँ पड़े थे 450 वो भी ले दिए। इनके बीच कोऑपरेटिव का काम डेवलप करने के लिए जो इनसे मुश्किलें या दिक्कतें हैं जी, इनके बावजूद भी हम पूरा स्टाफ, पूरे कर्मचारी, हमारा पूरा बोर्ड मेहनत करके इसी कोऑपरेटिव को आगे बढ़ा रहा है। चलते चलते सर एक अंतिम सवाल लेंगे आपसे। आप पब्लिक लाइफ में है सर, लगातार लोगों को रिप्रेजेंट किया, इतनी बार आप सांसद रहे, सब रहे, तो पब्लिक लाइफ के साथ साथ में अभी सहकारिता विभाग की जो सारे ये जिम्मेवारियां आपके पास है और व्यक्तिगत लाइफ में ये जो बैलेंस आउट करना है, ये सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं सर इतनी जिम्मेवारियों के बाद, इतनी एक्सपेक्टेशंस के बाद? दोस्तों का, पार्टी का सहयोग ऊपर से तो होता है जी, इंटरनल। जैसे मैं 80 में तो विधानसभा लड़ा था जी, मकरंद भाई देसाई गुजरात बीजेपी का अध्यक्ष था जी, और उसने मुझे प्रदेश मंत्री बनाने का तय किया, बीजेपी प्रदेश का मंत्री जी। तब मैं हम 5 भाई सब मिले, मैं वकालत करता था, बड़ा भाई काम देखता था, बस सब भाई अपना अपना। जी। हमने बोला कि हम वकालत अमरेली में डिस्ट्रिक्ट लेवल में पॉलिटिक्स करते हैं तो जी, करके कुछ घर में दे सकते हैं, प्रदेश का मंत्री बनूंगा तो इतनी वकालत अभी समय दे नहीं पाऊंगा। तो सब भाई ने कहा आप पॉलिटिक्स करिए, घर की चिंता छोड़ दो। आज भी 42 मेंबर, 1 किचन 1 रूफ
सभी भाई एक साथ जुट के काम कर रहे हैं। घर की जिम्मेदारी मेरे पर कुछ रखी नहीं है क्या बात। और सभी भाई संभालते हैं। तो एकजुट से क्या फायदा होता है, संयुक्त कुटुंब से क्या फायदा होता है, कैसी ताकत मिलती है, क्या बात है। वो हमने अनुभव किया है। मुझे लगता है सर आज के जो समय है, जो वर्तमान में समय चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि लोग आज जहाँ कहते हैं ना कि आजकल पहले जॉइंट फैमिली, जैसे आपने एग्जांपल दिया, लोग न्यूक्लियर फैमिलीज पे आ गए, और उसमें भी क्या होता है कि माता पिता के साथ बच्चे की शादी होती है तो वो भी प्रेफर करते हैं कि हम अलग जाके अलग फ्लैट ले लें और वहाँ रह लें। तो वहाँ पे कितना बड़ा जीवंत उदाहरण दे रहे हैं कि परिवार में इतने मेंबर होने का एकजुट एक छत के नीचे और एक मुट्ठी बन के काम कर रहे हैं, उसका फायदा कितना है, शायद मुझे लगता है वो आज की जनरेशन को समझने की जरूरत है। और आपके इस एग्जाम्पल से बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? एक और सर बस चलते चलते मैं सवाल कहूँगा कि आज का जो यूथ है, कहते हैं कि बहुत से लोग आज राजनीति में या इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे आने के बाद उनके पास सबसे पहला ध्येय होता है कि हम अपने आप को एम्पावर कैसे करें, अपने आप को समृद्ध कैसे बनाएं। समृद्ध बनाने के हर आदमी के लिए अपने मायने हैं सर, लेकिन आपका जीवन का फलसफा रहा है, जो जन सेवा को समर्पित रहा है, आज आप युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो राजनीति में आना चाहे, किसी भी पद प्रतिष्ठा को हासिल कर ले, उसके बाद अपने जीवन को किस तरह से बना के रखें, और व्हाट इज योर कोर मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया? एक तो यूथ को व्यसन मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि व्यसन मुक्त होगा तो आपके विचार मजबूताई से जो सोचेंगे प्योरिटी के साथ सफलता की दिशा में चलेंगे। yes. व्यसन कोई बाधा है किसी प्रकार का, और मैं वैसे व्यसन मुक्त आज हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ। मैं शुरू में व्यसन मुक्त भी रहा, बीच में मैंने पान मसाला भी थोड़े समय खाया, इनसे भी मुक्त हुआ, तो उनका भी अनुभव है कि एक अच्छे विचार से चलना चाहिए, ध्येय शुद्ध होना चाहिए, माइंड क्लियर होना चाहिए, एब्सोल्युटली द्विधा में मत रहना, जोखम है तो जोखम उठा लीजिए। क्या बात है। सफलता असफलता वो तकदीर की बात है, लेकिन कुछ करेंगे नहीं, आलोचना से डरना नहीं। आलोचना तो होती रहती है, कहते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे तो सूर्य पे भी कभी कभी बादल आ जाते हैं, बिल्कुल सही इसका बात है। मतलब सूर्य गुम हो गया नहीं होता, चांद में भी दाग होता है। आप सच रास्ते पे होंगे तो सफलता होगी। जैसे मुझ पर जी पॉलिटिकली था, मैं ज्यादा नहीं प्लीज सर, छोटा कहूंगा। जी प्लीज सर। एक केस हुआ था जी फिशरीज के बारे में, मैं मंत्री था इसके बारे में। जी सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में गए हम। जो कंप्लेनर था उन्होंने बोला नहीं, दिलीप भाई से सामने हमने कंप्लेन नहीं किया। जो 40 साक्षी थे, 40 साक्षी ने कहा नहीं, हमने दिलीप भाई देखा नहीं, मिला नहीं, कभी कुछ दिया नहीं, कुछ लिया नहीं। पुलिस तपास में वो कोर्ट में, कोर्ट के सामने सब बोले, जज के सामने, हमने किसी देखा नहीं, मिला नहीं, कुछ दिया नहीं, लिया नहीं, मांगा नहीं, सब कुछ। कंप्लेनर ने कहा, पुलिस इंस्पेक्टर डीवाईएसपी जो थे तपासनीस, उन्होंने भी कहा। फिर भी कोर्ट ने आरोप लगाना शुरू किया, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी वो केस हमारा निकाल दिया, फिर नीचे भेजा, फिर नीचे वही कहा, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट ने जजमेंट ठीक नहीं दिया, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों की आलोचना की और हमें निर्दोष करा। नीचे से कैसे पॉलिटिक्स बोल दिया, आपने दो दफा हुआ। बिल्कुल। और हमने सुप्रीम कोर्ट में बड़े जज को रखा, जज क्या एडवोकेट को रखा था जी, जो कांग्रेस से बड़े लीडर थे, ऐसे जज को रखा था जी। जज क्या सॉरी एडवोकेट को। जी जी। तो इसी स्थिति में हमारी आलोचना होती रहती थी तब, लेकिन हम शुद्धता के साथ बोलते थे, हमें कोई डर नहीं था। हम शुद्ध अंतर से भी थे, बाहर से भी थे, लेकिन पॉलिटिकली आलोचना करने के लिए ये सब चल रहा था। तो हम कभी इनसे केस के हिसाब से घबरा के रुके हो, ऐसा नहीं था।
लड़ते रहे, काफी साल तक लड़े, समझो 10, 12 साल, 15 साल तक लड़े। इसी स्थिति में आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की 2 हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्पेशल कोर्ट की आलोचना करना और डिसीजन को रिवर्स करते हुए फाइनल वर्डिक्ट चेंज करना। तो मेरे मन तो 2 जजों ने जो किया था, मैं उनके और केस करने के लिए मेरे साथी एडवोकेट के पास बैठा, तो फिर बोले कि पॉलिटिकली बहुत लंबा होगा, जज के सामने जाएगा तो आप पर ही दबाव आएगा आपकी पार्टी का कि आप मत करिए। अच्छा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी। और आपके हित में कहा और कोर्ट की आलोचना की है जी। मैं इसलिए जानना चाहता, पता चले कि कोर्ट के हाई कोर्ट के जज भी आलोचना के पात्र बन चुके हैं मेरे केस में। इतना पॉलिटिक्स मेरे पर चला था, फिर भी हम घबराए नहीं थे, फिर डरे नहीं थे, पीछे नहीं हटे थे, जो था स्पष्ट इनके हिसाब से हम चलते थे। चलिए सर, बहुत मुझे लगता है कि ये बहुत ही एनरिचिंग कन्वर्सेशन रही, और आज आपने जो अपनी व्यक्तिगत लाइफ जर्नी के बारे में बताया, पारिवारिक बताया, फिर आपकी राजनीतिक कॉलेज और हाई स्कूल लेवल से जो शुरुआत की, मुझे लगता है कि आज जो भी लोग आपकी बातों को, आपके विचारों को सुनेंगे, मुझे लगता है जीवन के लिए एक फलसफा जरूर अपने पास रखेंगे कि ईमानदारी से काम करिए, अपना कर्म ईमानदारी से करिए, और रिस्क लेने से या किसी भी चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ईश्वर पे छोड़ देनी चाहिए, अपना कर्म ईमानदारी से करिए। सबसे बड़ी बात है कि आप राजनीति करें या किसी भी चीज़ पर, अपना मकसद बिल्कुल साफ रखिए, नीयत बिल्कुल साफ रखिए। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं सर आपके लिए, थैंक यू, आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु के लिए कामना करते हैं सर। यूं ही आप इसी प्रकार से लगातार 4 दशक से ज्यादा का समय आपने भारतीय राजनीति में दिया है, लोगों की सेवा भाव से, किसानों के लिए, सहकारिता विभाग में आप निरंतर डिपार्टमेंट ये हेड करते हुए चेयरमैन के तौर पे आप अभी भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं सर आगे भी आप आने वाले समय में भी इसी प्रकार भारतीय राजनीति में, डिपार्टमेंट में अपना योगदान देते रहें, और देश की राजनीति के लिए अपना सेवा भाव से आप लोगों के लिए करते रहे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले जीवन के लिए भी सर। बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे 4 बार के सांसद रहे श्री दिलीप सिंघानी जी, वर्तमान में इफ्को के चेयरमैन, एनसीयूआई के चेयरमैन, गुजको मैसूल के चेयरमैन और फाउंडिंग चेयरमैन रहे हैं अमर डेयरी के। आज उनके जीवन के साथ साथ उनके विचारों को जाना, और सबसे बड़ी बात ये जाना है कि उन जो भी काम किया उसके ऑब्जेक्टिव के साथ किया, कितनी साफगोई के साथ उन्होंने अपना जीवन पर्यंत निकाला, राजनीति में रहते हुए भी, और जीवन को सामंजस्य रखते हुए किस तरह से पब्लिक लाइफ में एक इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेवारियों को निभाते हुए और अपने पारिवारिक चीज़ों को बैलेंस करते हुए आज भी उसी साफगोई के साथ और उसी एनर्जी के साथ, सबसे बड़ी बात जो लगभग उनके हाई स्कूल से एक शुरुआत हुई उनके राजनीतिक करियर की। तो मुझे लगता है कि जीवन के अंदर जो भी आदमी कामयाब होना चाहता है और लंबे समय तक कामयाबी को बना के रखना चाहता है, तो ये इंटरव्यू आप जरूर सुनिएगा, और हमारे लिए कोई सजेशंस हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और इसी तरह के सवालों को और इसी तरह के और लोगों के साथ उनके जीवन की यात्रा को लेकर, उनके करियर को, उनकी प्रोफेशनल लाइफ की यात्रा को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। आप सदैव अपना प्यार बनाए रहेगा। चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।